So as we were just discussing about the historical school of law, due to some reasons it got disconnected. Let's start from the where we left. So historical school jurists जो थे उनका मानना था कि लॉ जो है वो मतलब उसको मैन जो है लॉ नहीं बना सकता. लॉ वॉज फाउंडेड ऑन द अब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस एंड रीजन. इसका एक सिंपल वर्ड सेंटेंस में समझ लेते हैं कि जिस तरीके से सोसाइटी की नीड्स होती हैं, जिस तरीके से के स्पिरिट ऑफ पीपल होती है, जिस तरीके से लोगों की एक्सेप्टेंस होती है, उसके हिसाब से लॉ को होना चाहिए. तो बेसिकली लॉ जो है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक डायनेमिक इन नेचर होता है और उसका पर्पस होता है सोसाइटीज की जो नीड है उनको फुलफिल करना. तो यही बात हिस्टोरिकल स्कूल जूरिस्ट ने भी बोली थी. अब अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू वॉज द फर्स्ट जूरिस्ट. तो एक मॉन्टेस्क्यू है इनके, उन्होंने एक्सपोनेंट है इसके. तो मैन ने कहा, हेनरी मैन, बेसिकली इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज MAINE, बट इसे प्रोनाउंस करते हैं मेन. तो हेनरी मैन डिस्क्राइब मॉन्टेस्क्यू was the first jurist who adopted historical method of pursuing the study of institutions and came to the conclusion that laws are the creation of climate and local situation. And that's very true. बिकॉज जो लॉ है वो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से और जो लोकल प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन है उनको केटर करने के लिए ही बनना चाहिए. एंड पॉइंटेड आउट दैट law must keep pace with the changing needs of the society. तो ये कहा था हेनरी मैन ने किसके लिए? मॉन्टेस्क्यू के लिए, जो कि एक एक्सपोनेंट हैं आपके हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के, और मॉन्टेस्क्यू बिलोंग करते हैं फ्रांस को. ठीक है. अब जो अमेरिकन जूरिस्ट एक है जेम्स कार्टर. जेम्स कार्टर ने आपसे कहा, जेम्स कार्टर मेंटेन दैट law existed even prior to evolution of political consciousness. मतलब कि जब व्यक्ति को पॉलिटिकल जो उसकी भावना थी वो भी जागृत नहीं हुई थी, उसके पहले से भी लॉ था. जैसा कि मैंने आपको बताया, नोमैडिक टाइम लाइफ जो हम जीते थे तब भी लॉ था. क्या था? कस्टम्स एक लॉ की तरह काम करता था. Thereafter it has to be traced and identified with customs followed in a given society. ठीक है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो जेम्स कार्टर ने भी वही कहा कि जो एक सोसाइटी में कस्टम रोल प्ले करते हैं, उसी कस्टम को अगर हम ट्रेस करते हैं तो लॉ तो ऑलरेडी कस्टम के फॉर्म में प्रिमिटिव सोसाइटी में भी था. तो अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज के कस्टम को लेकर के उसका डेवलपमेंट जो लीगल इंस्टीट्यूशंस और लीगल ऑर्डर में हुआ है, अगर हम वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि लॉ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. ठीक है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कस्टम को इम्पोर्टेंस दे दी है कि और ये बता दिया है कि जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, वो एक प्रोडक्ट होता है हिस्ट्री का. तो ये केस था बायराम पेस्टोंजी गरीवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसकी साइटेशन है AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 2234. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था जस्टिस थॉमन ऑफ इंग्लिश को. इन्होंने कहा कि इंडियन लीगल सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री. इट इज रूटेड इन आवर सॉइल, नर्चर्ड एंड नरिश्ड बाय आवर कल्चर, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, fostered and sharpened by our genius and quest for social justice, enforced by history and culture. ठीक है. reinforced by history and culture. तो क्लियर कट कोर्ट ने भी कहा कि जो हमारा प्रेजेंट लीगल सिस्टम है, इसका जो बेस है वो हिस्ट्री में है, जिसे हमने अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से नर्चर किया है और इसकी ग्रोथ हुई है. तो आज ये प्रेजेंट लीगल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने आपको बताते हैं. चलिए, एक जो एक्सपोनेंट है, छोटे से हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में. मॉन्टेस्क्यू
तो जो मॉन्टेस्क्यू थे, जो क्रेडिट जाता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन का, वो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू को जाता है, जो कि हेनरी मैन ने भी बोला था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी जिसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज जो उन्होंने 1748 में लिखी थी, फ्रांस में जो पब्लिश हुई थी, उसके थ्रू जो मॉन्टेस्क्यू हैं उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, ही अट्रीब्यूटेड इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ to the effect of cause and effect in a given social surroundings and biological environment. He held that laws should be adopted to suit the people for whom they are framed, keeping in view the degree of liberty which Constitution desires to grant to its people. So what he said कि लॉ उस तरीके का होना चाहिए जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल हो और उसको एक्सेप्ट भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी प्रेजेंट डे में काफी चीजें ऐसी चल रही हैं कि लॉ जिन लोगों के लिए बन रहे हैं उनको ही वो एक्सेप्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा एंड कीपिंग इन व्यू, और जो राइट्स एंड लिबर्टीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें लॉ को बनाना पड़ेगा लोगों के हिसाब से जिनके लिए हम वो बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड इन लॉ, एज बेंथम सेड। ठीक है, एज इट इसेंशियली डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन दी सोसाइटी। सो लॉ अच्छा बुरा नहीं होता, लॉ तो सबको इक्वली ट्रीट करता है। वो जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है सोसाइटी में उन पे डिपेंड करता है कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा। ही वॉज अपोज्ड नेचुरल लॉ, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो उन्होंने जो आपका नेचुरल लॉ थ्योरी थी उसको टोटली, मैंने जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पर आपको स्टार्ट कराया था इंट्रोडक्शन, तो आपको थ्योरीज बताई थी कि नेचुरल लॉ क्या है और ये क्या है। आप उसको एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब एक दूसरे थिंकर आते हैं, एडमंड बर्ग। स्पेलिंग तो है BURKE, बट इसको हम बर्ग कहते हैं। ठीक है, एडमंड बर्ग जो थे उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन ऑफ लॉ एज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, जो लॉ का इवोल्यूशन है वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन बिलीव्स, और कॉमन बिलीफ का एक एक्सप्रेशन है फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, एंड फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। क्लियर है? एंड इनकी जो एक बुक थी रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, Reflection on the Revolution in France, published in 1790, Burke highlighted the importance of customs and traditions in the growth of law. तो जो एडमंड बर्ग थे उन्होंने भी जो कस्टम एंड ट्रेडिशन का जो इम्पोर्टेंस था लॉ की ग्रोथ में उसको डिस्क्राइब किया। एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ही upheld the significance of English custom, habits and religion in the evolution of law and denounced the French Revolution for its catastrophic consequences. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो consequences थे that was not good, इसलिए इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, और उनका एक जो he appreciated the role of judges actually, ठीक है, in the development of society through the instrumentality of law, and acknowledged the fact that law sharpens of the minds and enables the judges to interpret it in the larger interest in the society. So जैसा कि हिस्टोरिकल स्कूल के हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ थिंकर्स ने जो बोला कि देयर इज नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ एंड लॉ गिवर, सो इसके हिसाब से एडमंड बर्ग जो थे उनका अलग था। उन्होंने कहा कि अप्रिशिएट किया जजेस के काम को, किसके लिए, डेवलपमेंट जो सोसाइटी, क्योंकि जजेस का जो काम होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सोसाइटी के उस वक्त की सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड टू फिलोसफर, दैट इज Montesquieu and Edmund Burke, and in next session we'll discuss F.K. von Savigny। ठीक है, F.K. von Savigny वैसे आप इसको सेविग्नी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज Savigny। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस F.K. von
सेवनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन नेक्स्ट सेशन वील डिस्कस इट. थैंक यू एवरीवन.